या फिर कोई मिनरल का आयन होता है। जितने भी एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करते हैं, मतलब काइनेज या डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, मतलब जितने भी एंजाइम्स डीएनए को काट सकते हैं, डीएनए को बना सकते हैं, एटीपी की सिंथेसिस कर सकते हैं, एटीपी का हार्डलिसिस कर सकते हैं, जीटीपी का हार्डलिसिस कर सकते हैं, इन सभी एंजाइम को मैग्नीशियम या मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। तो जो वो रिएक्शन करने की एबिलिटी है वो मैग्नीशियम है, मैग्नीज में है। अब किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मैं ईडीटी डाल दूं तो ईडीटीए जितने भी मैग्नीशियम या मैग्नीज पड़े हुए थे उस टेस्ट ट्यूब में उन सबको जकड़ लेगा। समझो कि ईडीटीए ने इस पेचकस का ये बिट बाहर निकाल दिया। नतीजा, टेस्ट ट्यूब में मौजूद कोई एंजाइम जिसे वो सबस्ट्रेट चाहिए था, मतलब वो एलिमेंट चाहिए था, वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे चीलेटिंग एजेंट कहते हैं हम लोग। और जब दांत नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा, नो डाउट। क्या ये सारी बातें कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम बहुत एटॉमिक दुनिया में बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसे समझेंगे, कुछ इमेजिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हार्ड लग रहा है क्या? नो सर। ओके, तो हम नो लोग सर। सर। हम लोग ब्रेक लेंगे अराउंड 10 मिनट्स के आसपास का, एंड देन फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये सारी कहानी बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है। देखिए, जब हम लोग अपनी आंखों के सामने किसी से हाथ मिला रहे होते हैं तो असल में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो वहाँ भी है कि हमारी स्किन के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं वो दूसरे इंसान की स्किन पर लगे हुए मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हाथ मिला करके हम लोग हाथ वापस हटा भी लेते हैं, तो ये इंटरेक्शन नो डाउट नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है। ये पहचान है नॉन कोवलेंट की। कोवलेंट में चिपकने के बाद में हटेगा नहीं हाथ। या फिर जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हमारे जूते के सोल के पार्टिकल्स सतह के सरफेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन अवेलेबल है। अगर सरफेस कुछ ज़्यादा स्मूथ हो जाए कि इंटरेक्शन ना बन पाए तो नो डाउट हम लोग फिसल जाएंगे। अब गीको का एग्जाम्पल ले लो। गीको ग्लास पर भी चिपक सकती है और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। तो उसके पैरों में शुरुआत में हम लोग मानते थे कि शायद कुछ सक्शन सिस्टम है, लेकिन सक्शन सिस्टम नहीं है वहाँ। वहाँ भी असल में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम ऑफ रिलेशनशिप की। आई होप कि शायद किसी ने ये मूवी देखी हो। अतिथि देवो भवा वाली कहानी का कुछ वर्जन था जहाँ पे मैंने देखा था कि रिलेटिव्स दूर दूर से अच्छे लगते हैं, पास में आएंगे तो दिक्कत करते हैं। और वंडरवॉल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम असल में हमारा रिलेशन का डायग्राम बन जाता है। देखिए, जब कभी दो एटम बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो वो एक दूसरे के इंटरेक्शन को फील ही नहीं कर सकते। इसलिए उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। लेकिन जब अगर मैं उनके डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूं, डिस्टेंस कम कर दूं, मॉलिक्यूल को पास में ले आऊं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का जो इन्फ्लुएंस एरिया उसको फील करेंगे और अट्रैक्शन उनके अंदर डेवलप हो सकता है। नतीजा हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो टुवर्ड अट्रैक्शन चली गई। जब एटम्स बिल्कुल एक दूसरे टच कर जाते हैं और उनके बीच में जो कोई इंट्रैक्शन होना है हो जाए, अगर वो इससे भी और ज़्यादा पास आने की कोशिश करें तो एटम्स को एक दूसरे के स्पेस में घुसना पड़ेगा और तब बहुत तेज से रिपल्शन डेवलप होगा। इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा पास में एटम नहीं आ सकते। इसे हम लोग कई बार हिस्टोरिक क्लैशेस के रूप में भी देखते हैं। हम कहते हैं ना कि पेप्टाइड कितना मुड़ सकती है, डीएनए क्या शेप ले सकता है। इस सब के पीछे असल में एटॉमिक लेवल पर यही फोर्सेस जिम्मेदार हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन की, जो वन टू वन अट्रैक्शन की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक आपको एक छोटा सा एक एनिमेशन क्लिप दिख रहा है जहाँ पे एक एटम दूसरे एटम के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये दूर दूर थे तो अट्रैक्शन नहीं था, जब पास में आ रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और अगर अट्रैक्शन इज गुड तो वो आपस में बॉन्ड भी बना सकते हैं। इसलिए कई बार हम ये भी कहते हैं कि जो शुरुआत में वंडर वाल इंट्रैक्शन है वो जननी है और तमाम तरह के इंट्रैक्शंस की। जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तब भी वो आपस में टकराते हैं। जब पास में आ रहे होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन, बहुत पास आ जाए तो रिपल्शन भी है। हालांकि तेज स्पीड से हमें वो दिखता नहीं है। तो जब भी कभी दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पास में आएंगे तो रिपल्शन, बहुत दूर रहेंगे तो नो अट्रैक्शन। तो इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वंडर वाल रेडियस बिटवीन द टू एटम्स। तो यहाँ भी हम लोगों ने ये देखा था कि एक कोई मेहमान था, घर में आया और फिर कुछ दिनों बाद ही दिक्कत होने लगी। ऐसे ही हम लोग और भी जगह देखते हैं अपने रिलेशंस के अंदर कि शुरुआत में तो पहले अट्रैक्शन होता है और फिर बाद में समझ में आता है कहानी कुछ और थी।
इंडियट जब भी कभी दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ते हुए कई बार वो एनर्जी लिबरेट करते हैं, बशर्ते कि शुरुआत में अलग अलग वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल थे। तो जब वो एनर्जी लिबरेट करके आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने पर एनर्जी जितनी हमें जोड़ने में मिली थी उतनी ही टूटने पर वापस निकलेगी भी। सभी एटम्स पर यह बात लागू नहीं होती। अलग अलग एटम की जो ये बॉन्ड एनर्जीज होती हैं डिफरेंट हैं। बॉन्ड टूट करके जो एनर्जी निकलती है उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। तो अभी तक जो आपने बॉन्ड्स के बारे में देखा, आपने कहा कि नॉन कोवलेंट और कोवलेंट दो तरह के बॉन्ड हैं। अब यहां पर एक टेबल में दिखा रखा है कि आयोनिक बॉन्ड जो कि नॉन कोवलेंट कैटेगरी में है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है ये 400 से लेके 4000 किलो जूल्स पर मोल तक की है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, अच्छी खासी एनर्जी है। जबकि मैं कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लूं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एग्जाम्पल है, तो यहाँ 150 से लेकर के 1100 तक की एनर्जी है। तो ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयनिक बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू कोवलेंट के। और अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड्स की बात करूं, जैसे कि मेटल्स आपस में क्यूब्स में अरेंज होते हैं या फिर किसी और स्ट्रक्चर में, तो वहां भी अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। प्योर केमिस्ट्री में ये टेबल फिट बैठता है। लेकिन जब हम बायोलॉजी में आते हैं तो ये टेबल बदल जाता है। जैसे कि नमक, अगर हम बाजार से एक नमक का डला ले आए, एक नमक का पार्टिकल बड़ा सा, जैसे काला नमक आता है साबुत, और कुछ वाइट नमक भी आते हैं समुद्र वाले साबुत, हम उसे अगर अपनी हथेली से पीसना चाहें तो नहीं पीसेगा, वो बहुत स्ट्रांग है। इससे मालूम पड़ता है कि वो काफ़ी ताकतवर है, पत्थर की तरह। लेकिन जब मैं उस नमक के पार्टिकल्स को, उस नमक के पत्थर को पानी में डालता हूँ तो रात भर में वो अपने आप घुल जाता है बिना किसी फोर्स के। तो आयनिक बॉन्ड की ये पहचान है। आयनिक बॉन्ड पानी में डलते ही अपनी ताकत खो देता है। एक्वस एनवायरनमेंट में आयनिक बॉन्ड में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी नॉन एक्वस में थी। कारण ये था कि आयनिक बॉन्ड जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच में है, तो सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, और पानी पे आपको पता है कि पानी पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो उन आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे सॉल्ट को आराम से डिजोल्व कर लेते हैं। इसके अलावा जो नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं, या जिसे आप नॉन कोवलेंट कहते हो, आयन डायपोल का इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, या फिर डिस्पर्जन लंदन फोर्सेस, इनमें सबसे कम एनर्जी इन्हीं के अंदर है, डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर। लेकिन हाइड्रोफोबिसिटी इसी पर टिकी हुई है। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगेन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन इसी के बेस पर होता है। अब ये डायग्राम क्लासिकल बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए है। कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी है 50 से लेकर के 110 किलो कैलोरीज। आयनिक बॉन्ड की है 3 से 7। अब यहां बराबर या ज्यादा नंबर नहीं है आयनिक बॉन्ड का, क्योंकि हम एक्वस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सेल के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड में होती है, फिर आयनिक बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी लगभग इतनी एनर्जी है, फिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और वंडरवाल इंट्रैक्शन में सबसे कम। लेकिन यही वो फोर्स है जिससे बाकी सारे बॉन्ड जनरेट होते हैं, वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो आपको जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो केवल आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं कोवलेंट। तो आप केवल नंबर कौन से कम है कौन से ज़्यादा है इस पर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू कोवलेंट बॉन्ड के लिए। एनीवे, तो अब बॉन्ड्स कोवलेंट थे, पोलर, नॉन पोलर। नॉन कोवलेंट बॉन्ड में थे आयोनिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, वंडरवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक और बहुत सारे बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि पोलर, नॉन पोलर की बात हम लोग कर ही चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, कैन बी डबल और कैन बी ट्रिपल। अगर एक एक्स नाम का आइटम है और दूसरा वाई नाम का आइटम है, इनके बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, तो मैं से बोलूंगा यह है सिंगल बॉन्ड। अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं तो मुझे दो लाइन से इंडिकेट करेंगे, डबल बॉन्ड। अगर तीन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन किए जा रहे हैं तो फिर हम इसे बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। आमतौर पर एटम्स के बीच में टेट्रा बॉन्ड्स नहीं बनते। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। आयनिक बॉन्ड में आयंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। बॉन्ड ये भी है हमारा, और शेयरिंग यहाँ भी मिलती है। तो बहुत तरह के बॉन्ड्स हम लोगों ने मूवीज में भी देखे हैं रिलेशंस के मामले में। और आपने याद होगा कि अगर मैं इस मूवी की बात करूं जो कि चेन्नई एक्सप्रेस थी, तो यहाँ भी तो कहानी वंडरवाल से शुरू हुई थी ना,
कि दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स एक ही ट्रेन में सवारी कर रहे थे, पास पास आ गए, तो फिर उनमें आपस में बातचीत भी होनी शुरू हुई और जो फिर पॉसिबल इंटरेक्शन तो लास्ट में अल्टीमेटली शादी कर ली उन्होंने, बच गया उनके बॉन्ड का बैंड। एनीवे, द स्टोरी ऑफ रैंडमनेस हम लोग पहले देख चुके हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन के रूप में, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोवलेंट बॉन्ड का हमने डिफरेंट टाइप कर ही लिया है, सिंगल डबल ट्रिपल। अब ये याद रखिएगा कि सभी के सभी एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहते हैं विद सम एक्सेप्शन, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8 पूरा करने के लिए, किसी का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा 8 पूरा करने के लिए। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 2 शेयर कर लेगा अपने 8 पूरे करने के लिए। इसी प्रिंसिपल पर देखा गया कि ऑक्सीजन कुल मिलाकर के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करता है तो उसे आप सिंगल बॉन्ड बोलते हो। तो ऑक्सीजन सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड बना सकता है या फिर डबल 1 बॉन्ड। नाइट्रोजन सिंगल सिंगल 3 बॉन्ड, 1 डबल 1 सिंगल या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल 2 सिंगल, 2 डबल या फिर 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड। अल्टीमेटली वो केवल 4 ही पेयर शेयर करेगा। पानी के मॉलिक्यूल में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, प्रोपेन में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। कई जगह पर हमें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब कभी सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन काफी आसान है, मॉलिक्यूल बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर मैं इथीन की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जब भी कभी डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड से फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। नतीजा ये मॉलिक्यूल रिजिड बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी प्लानर हो जाएगा। जैसे अगर हम इस पहले वाले मॉलिक्यूल के इथेन की टोपोलॉजी की बात करें तो 3 डायमेंशनली ऊंचा नीचा मॉलिक्यूल है ये, लेकिन जब ये एक डबल बॉन्ड लिए हुए होता है तो ये एक 2 डायमेंशनल शीट के रूप में सारे एटम अरेंज हो जाते हैं। कोई भी शीट से ऊपर या नीचे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्लानर कहते हैं। जहां जहां डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको कार्बन कार्बन के बीच में, वहां आपको प्लानेटरी कॉमनली मिलेगी। जैसे कि आप पेप्टाइड बॉन्ड में भी कहते हो कि वहां डबल बॉन्ड है पार्शियल और वहां प्लानर स्ट्रक्चर मौजूद है। जो बेसिस हैं, बेसिस में भी आपके डबल बॉन्ड्स हैं और वहां भी प्लानेटरी अवेलेबल है। लेकिन पानी तो प्लानर नहीं है ना। एनीवे, तो हिरार्की की बात हम लोग कर ही चुके थे। अभी तक की बातों में अगर कोई सवाल है तो फील फ्री क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके जी, पानी पानी बड़ी कमाल की चीज है। पानी ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है धरती पर जो हमें तीनों फॉर्म में मिल सकता है, उसके तीनों फिजिकल फॉर्म। अब जैसे इसी फोटोग्राफ को ले लो, इस फोटोग्राफ में पानी 3 डिफरेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एक लिक्विड पानी, एक गैसियस क्लाउड के रूप में, और दूसरा सॉलिड आइस के रूप में। प्रकृति के टेम्परेचर सिस्टम्स में पानी की ये खास बात इसे स्पेशल बना देती है। जब कभी हम लोग सॉलिड वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और ऐसा करने के लिए नो डाउट हीट एब्जॉर्ब होगी। लिक्विड वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम वेपराइजेशन कहते हैं। गैस को अगर मैं वापस लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो कंडेंसेशन और हीट रिलीज होगी इस केस में। और अगर मैं लिक्विड को सॉलिड बनाऊं तो इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। लेकिन कई बार कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसके बीच में लिक्विड स्टेट को हम लोग भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड वाटर कैन डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और सिमिलरली गैस कैन डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड वाटर, जिसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये टर्म्स का ज्ञान होना जरूरी है। पानी पानी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2260 जूल्स पर ग्राम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज है जिसकी वजह से पानी पूरे अर्थ का वेदर सिस्टम रेगुलेट करता है। अब देखिए, पानी का जो एटॉमिक वेट है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, ये 18 डाल्टन है। मिथनॉल मिथनॉल में है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
क्या आप में से कोई ऐसा है जो मिथनॉल का मुझे एटॉमिक मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करके बता सकता हो अभी इसी टाइम? 16 सर। कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का है एक एक 4, तो 12 प्लस 4 16। बढ़िया। तो इसका 16 डाल्टन वजन है। अब अगर तुम अपनी जो नॉर्मल लाइफ तुम देखते हो, अगर मैं इंसानों की बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि एक इंसान है 18 किलोग्राम का और एक इंसान है 16 किलोग्राम का। तो मोर और लेस कैपेसिटीज दोनों की लगभग सेम सी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इन सेम सिमिलर मोलिकुलर वेट वाले दो मोलिक्यूल को देखता हूं, तो जहां मेल्टिंग टेम्परेचर था 0 वाटर का, तो मिथनॉल का मेल्टिंग टेम्परेचर -98 डिग्री है, जो कि बहुत लो है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट 100 था, तो यहां पर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। 16 डाल्टन तो मीथेन का होता है, मिथेनॉल का तो 32 हो हाँ, जाएगा। आई एम सॉरी। हमने जो ये डायग्राम जनरेट किया था, ये मीथेन का जनरेट किया था, तो मैं वही ले गया। मिथनॉल कितना हो जाएगा? 32 सर, 32। 32। तो अगर मैं 32 भी लूं, तो 32 के हिसाब से तो ये और भारी हो गया, लगभग डबल के आसपास। तो फिर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा और कम है। सिमिलरली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम है, 65। और इसका जो हीट ऑफ ऑपरेशन है वो भी बहुत कम है। अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो और भी नीचे पहुंच गया मैं। देखो, इसका जब मेल्टिंग टेम्परेचर है वो और कम हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, और हीट ऑफ ऑपरेशन 858। तो ये अजीब बात है कि पानी की प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है। पानी की इन प्रॉपर्टी के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जिम्मेदार है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी जो अपनी स्टेट चेंज करने को मना करता है कि मैं सॉलिड हूँ, सॉलिड रहना चाहता हूँ, लिक्विड हूँ, लिक्विड रहना चाहता हूँ, उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए पूछा जाए तो है पोलैरिटी जिम्मेदार। अदरवाइज बाकी सारी पानी की प्रॉपर्टीज, चाहे वो कोहेशन हो, चाहे एडेशन हो, चाहे हाई सरफेस टेंशन हो, चाहे लेस डेंसिटी हो उसके सॉलिड वाटर की एज कंपेयर टू लिक्विड के, या फिर उसमें टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, इन सब के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। मच्छर जब पानी के पीछे, पानी के ऊपर बैठ जाता है, तो इसीलिए क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दूं, तो सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो एक तरह का एक मैश वर्क है। अगर पानी का मॉलिक्यूल अकेला होता बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो मच्छर बैठता और डूब जाता पानी के अंदर। लेकिन जैसे कि आपने सर्कस में देखा होगा कि सर्कस में जो जिम्नास्ट होते हैं वो जाली के ऊपर कूदते हैं, जो नीचे जाल बिछा होता है। हालांकि जाल का एक धागा उसके वजन को झेलने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन जब वो जाल के ऊपर गिरता है तो वो सारी फोर्स उन धागों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो जाल बिना टूटे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। सेम पानी भी उस जाल की तरह काम करता है। इसीलिए हमारी नाव भी तैरती है पानी के अंदर। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो आइस पानी पर फ्लोट करती है, उसके कारण भी यही है। असल में जो लिक्विड वाटर है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड वाटर के। देखिए, पानी कोई स्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है। जो एंगल है पानी का 104.5 डिग्री है। अगर ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता, मतलब ये एंगल 180 डिग्री होता, तो पानी कभी पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं आता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अगर ये स्ट्रेट होता 180 डिग्री, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां भी था और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां भी था। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल के दो किनारों पर सेम चार्ज होता है तो उसे आप नॉन पोलर बोलते हो। नॉन पोलर के लिए जीरो चार्ज या सेम चार्ज। पोलैरिटी के लिए दोनों किनारों पर अपोजिट चार्ज का होना जरूरी है। अब इसके इस स्ट्रक्चर को होने की वजह से जो इसका एक्सिस है बॉन्ड का, एक ये एंड है और एक अपोजिट वाला एंड। तो जो अपोजिट वाला एंड है, हाइड्रोजन की वजह से यहां पार्शियल पॉजिटिव फील होता है और ऑक्सीजन की वजह से यहां पार्शियल नेगेटिव। इसलिए पानी इस पर्टिकुलर एंगल की वजह से पोलैरिटी शो करता है। वरना कार्बन को देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कहने को तो वहां भी हमें पोलैरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां क्योंकि 180 डिग्री का एंगल होता है इसलिए वहां पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती। तो पानी की ये बातें हमें ध्यान रखनी है। जब लिक्विड पानी होता है तो वो ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक है। जब पानी सॉलिड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा दूर दूर रहने जाता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है और इसीलिए आइस फ्लोट करती है लिक्विड वाटर के ऊपर। इंडियड हमारी धरती पर जो 70% पानी है सरफेस के ऊपर,
ये बहुत बड़ा प्लेयर है पानी की इन्हीं सब प्रॉपर्टी की वजह से। ये कहीं से गर्मी को ऑब्जर्व करके इक्वेटर से ये पोल्स पर ले जाते हैं और सिमिलरली पोल्स पर हीट रिलीज करके ठंडा पानी वापस आता है। तो ग्लोबल वेदर सिस्टम को रेगुलेट करने में पानी बहुत बड़ा रोल निभाता है। पानी की जो पोलरिटी है वो उसे सॉल्वेंट भी बनाती है। पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन सोडियम पॉजिटिव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिमिलरली पार्शियल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन्स क्लोरीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसलिए ये पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को घोलने में सक्षम है। इसलिए वाटर बड़ा अच्छा सॉल्वेंट भी है। जब पानी प्रेजेंट होता है तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक नेटवर्क की तरह। तो जब कभी कोई मॉलिक्यूल पानी में ऐसा आ जाए जो पानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि कोई लिपिड के मॉलिक्यूल्स, तो फिर पानी के मॉलिक्यूल अपनी एंट्रोपी को बनाए रखने के लिए उन मॉलिक्यूल्स को धक्का मारते हैं और अल्टीमेटली वो सारे मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर अवेलेबल हैं बट पानी से इंटरेक्ट नहीं करते, वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। रियलिटी ये है कि लिपिड की प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करने की नहीं है। अगर लिपिड की ड्रॉपलेट्स में, जैसे देखो तुमने कभी सुना होगा कि अगर कहीं पानी के सरफेस पर मैं तेल की 2 ड्रॉप डाल दूं तो वो तेल की दोनों ड्रॉप जुड़ करके आपस में एक बड़ी ड्रॉप बन जाएंगे और हम कहते हैं जी देखो तेल की ड्रॉप्स में जुड़ने की एबिलिटी है। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो फिर मैं किसी ग्लास सरफेस के ऊपर अगर मैं 2 ऑयल की ड्रॉप डालता तो फिर इन्हें भी जुड़ना चाहिए था। वहां नहीं जुड़ते ये केवल जुड़ते तब है जब ये पानी के ऊपर हो, क्योंकि पानी इन्हें पुश कर रहा होता है, पानी इनसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। तो असल में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इसके पीछे पानी जिम्मेदार है, जो हम कभी किसी और टाइम समझेंगे। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी सारे अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं, लिपिड हाइड्रोफोबिक हैं। तो तमाम तरह के इंट्रैक्शन जो प्रोटीन में देखने को मिलते हैं, डीएनए में या लिपिड बायोलेयर्स में, वो हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से हैं। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन 2 ग्रुप्स के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन पॉसिबल है आपके हिसाब से? आयनिक आयोनिक। बढ़िया, आयनिक ठीक है। इन 2 ग्रुप्स के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन पॉसिबल है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन दोनों के बीच में। बॉन्डिंग हाइड्रोजन इन 2 ग्रुप के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन पॉसिबल है? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक। वंडरवॉल हाइड्रोफोबिक, सर वंडरवाल। इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो सकता है ना? हाँ जी, इंड्यूस्ड डाइपोल बिल्कुल हो सकता है अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे बारीक होकर बात करेंगे तो। लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा बल्कि ग्रुप देखेंगे उसे हम लोग हाइड्रोफोबिसिटी कैटेगरी में डालेंगे। डिफाइन हम इसे वंडरवाल में भी कर सकते हैं, डिस्पर्सन में भी कर सकते हैं, और वो इंड्यूस्ड डाइपोल में भी कर सकते हैं। तो ये इंट्रैक्शन वो है जो प्रोटीन के आर ग्रुप के बीच में है। असल में जो डायग्राम बना हुआ है ये पेप्टाइड का ही है, और जो ये शेडेड पार्ट है ये आपके आर ग्रुप्स हैं। क्या आप में से कोई ऐसा भी है जो इन्हें पहचान सके कि कौन सा अमीनो एसिड है? फॉर एग्जाम्पल ये अमीनो एसिड कौन सा है? फिनाइलएलानिन फेनाइलएलानिन। और ये अमीनो एसिड कौन सा है नीचे वाला? हा हा हा, एलानिन हेलेनिन। कुछ तुक्के मार लो और 4-5 नाम और बोल दो, कोई ना निकल ही आएगा। तो भैया अब जो आइसोल्यूसिन ओके नहीं वैलिन लड़ लो, सिर्फ फोड़ दूसरे का। अब ये करना क्या है कि आपके पास एक होमवर्क मैंने पहले दिया है आपको आज, ठीक है, और एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं आपको। आपको जो 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, कल उनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके याद करने हैं। 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनका नाम है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। उन तीनों के स्ट्रक्चर आपको कल याद हो जाना चाहिए विद शॉर्ट फॉर्म और सिंगल अल्फाबेट एब्रीविएशन। एनीवे, तो जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं तो मॉलिक्यूल्स में ग्रुप कौन से हैं उसके बेस पर हम नाम देना चाहते हैं। जनरली अल्कोहल हम लोग उन जगह पर बोलेंगे जहां पर OH ग्रुप मुझे मिलेगा। हैलाइड्स जहां पर कोई मुझे क्लोरीन या ब्रोमीन इस तरह चीज़ देखने को मिलेगी, मुझे हैलाइड्स। अमीन्स वहाँ जहाँ NH2 होगा। इपॉक्साइड जहाँ पर इस तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ईथर जो ROR फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। नाइट्राइल्स जहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। नाइट्रोएल्केन NO2, थायोल SH। इसमें से जो बायोलॉजी में अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायोल, ईथर और अमीन्स। अल्कोहल भी
तो जिनको मैंने सर्कल किया है ये आपके बायोलॉजी में बार बार घूम करके आएंगे। शुरुआत में तो आप करोगे ईथर अमीन अल्कोहल से, लेकिन जब आप कार्बन मेटाबॉलिज्म में चले जाओगे, खासतौर से लिपिड मेटाबॉलिज्म में या फिर मेम्ब्रेन्स में, तो बार बार आपके सामने ईथर और थायोल का जिक्र आएगा। थायोल तो खास तौर से कोएंजाइम ए की बात करोगे या फिर कार्निटिन शटल की बात करोगे, थायोल बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो जो बायोलॉजी में जनरली मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स। एसाइल हैलाइड्स जनरली हमारी बॉडी में नहीं मिलते, बट एसिड एनहाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं, एस्ट्रस मिलते हैं और एमाइड। एमाइड तो आप जानते हो पेप्टाइड बॉन्ड में मिलता है। इन सब में कॉमन क्या है? ये लाल वाला कार्बन ऑक्सीजन। जब भी कभी कहीं पर आप कार्बन डबल बॉन्ड ओ लगा देखोगे तो आप कहोगे कि यह है कार्बोनिल कार्बन। अब अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड ओ जो कि कार्बोनिल कार्बन है, अगर मैं इस पर एक OH ग्रुप और लगा दूं अल्कोहल, तो यही है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COH। तो ये आपको देखना आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 पर हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं और कल हम लोग शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल से। तो मुझे दिक्कत नहीं है कि अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा टाइम खा जाएं तो, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी हमारी फाउंडेशन है। कोई इशू यहां तक? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो याद रखना कि जो मैंने आपसे